हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज से एक 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है और यह सीरीज लगातार चलता रहेगा। लगातार आपको वीडियो मिलेगा और इस 5000 सीरीज को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मान के चलिए कि 25,000 क्वेश्चन आप नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ साथ हम इससे जो कनेक्टेड और सारे क्वेश्चन हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में कौन सा कथन सही है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। कथन का क्वेश्चन, क्योंकि कथन का क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बताया जा रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या यह सही है? असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो ये बोल रहा है सही बोल रहा है? कथन में कह रहा है कि कौन सा सही कह रहा है? तो दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं? इसमें इसके कथन के हिसाब से दो असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यह आपका गलत कह रहा है। दूसरा, दो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी आपका गलत कह रहा है। तीसरा, दो समान आवेशों के बीच कोई बल नहीं होता है, ये तो एकदम गलत बोल रहा है। और इसके बाद चौथा देखते हैं, दो समान आवेश के बीच एक प्रतिकर्षित बल होता है। तो यहाँ पे विकल्प आपका 4 सही होगा, क्योंकि यही चीज़ सही है, यही चीज़ यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? करेक्ट है। 4 करेक्ट कैसे है हम उसको आपको बताते हैं और इससे जो कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए 4 सही है। अब इसमें क्या है कि दो समान आवेश, मान लीजिए कि एक आवेश Q है, इस पे प्लस चार्ज है, एक आवेश Q2 है और ये आपका Q1 है, ठीक। तो अब इस पे भी प्लस चार्ज है, तो या माइनस माइनस का चार्ज है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, चार्ज तो बराबर है ना, आवेश आपके यहाँ पे चार्ज बराबर है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या लगेगा? इन दोनों के बीच लगेगा रिपल्सन, ठीक। अगर यही आपका विपरीत होता, एक पे प्लस चार्ज होता और एक पे माइनस चार्ज होता है, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस या माइनस प्लस का चार्ज होता, तो आपका कौन सा बल लगता? आपका अट्रैक्शन लगता, ठीक। तो जब आपकी चार्ज प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, विपरीत हो, तो आपका बल लगता है अट्रैक्शन का। और जब माइनस माइनस प्लस प्लस का हो तो आपका बल क्या लगता है? रिपल्सन का। मतलब कि समान होगा तो आपका रिपल्सन होगा, विपरीत होगा तो अट्रैक्शन होगा। अब इससे और इसका एक फार्मूला भी है, जो बल है, कितना बल लग रहा है उसको हम पता करने के लिए F बराबर आपके F प्रोपोर्शनल Q1 अपान Q2 अपान R², ठीक। प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनल के स्थान पे क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट कभी कभी पूछ लेता है, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? रिलेटिव विद्युतशीलता है। तो यहाँ पे आपका इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बताया गया है 8.85 × 10⁻12 और इसका मात्रा के रिलेटिव एप्सिलॉन, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक। इसके मात्रक जो होता है परमिटिविटी एब्सोल्यूट की होती है, रिलेटिव परमिटिविटी की मात्रक नहीं होता है, एब्सोल्यूट का मात्रक जो होता है फैराड प्रति मीटर होता है। चलिए, अब जैसे अगर यहीं पे मैग्नेट की बात करता है, नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे देख रहे हैं दो विपरीत पोल है, दो विपरीत पोल के बीच क्या लगता है? इसमें भी अट्रैक्शन लगता है। और अगर आपके दो समान पोल होते, नॉर्थ होते, तो इसके बीच रिपल्सन लगता है। मतलब मैग्नेट और चार्ज दोनों का सेम नेचर होता है बल लगने का। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे और होता है, अगर यही पूछ लेता है, दो चालक हैं,
जिनके बीच जो आपस में समांतर क्रम में रखे हुए समांतर में रखे हैं और धारा की डायरेक्शन I1 और I2 की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो आप बताइए इसके बीच कौन सा बल लगेगा। तो जब आपकी धारा की डायरेक्शन एक ही तार में, दोनों तारों में धारा की डायरेक्शन एक ही तरफ हो, तो आप यहाँ पे जो आपका बल लगता है वो आपका अट्रैक्शन लगता है, चार्ज और मैग्नेट का उल्टा लगता है। अगर यही चीज़ दो आपके तार धारा की दिशा एक में नीचे जा रही है और एक में ऊपर जा रही है, तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा, इसके बाद बीच लगेगा रिपल्सन बल। ठीक, ये उल्टा हो जाता है इसमें। अगर धारा की दिशा विपरीत होगी तो रिपल्सन लगेगा, और धारा की दिशा अगर एक ही समान है, मतलब एक ही नीचे जा रही है, दोनों में नीचे जा रही है या दोनों में ऊपर जा रही है, तो आपको क्या बल लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, धात्विक चालक में कौन से कण विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं। जो हमारा धात्विक चालक होता है उसमें किसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित करती है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है होल, तीसरा है दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो आपसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 पहला। ठीक, जो आपके धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक में जो धारा प्रवाह होती है, धारा का प्रवाह होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो थोड़ा सा पहले हम इसके चलने की डायरेक्शन बता दें कि कौन किधर चलता है। ठीक, मान लीजिए प्लस है, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन होती है वो आपकी होती है माइनस से प्लस की तरफ, और जो होल के चलने की डायरेक्शन होती है वो होती है आपके प्लस से माइनस की तरफ। ठीक, अगर करंट की बात करता है कि करंट किधर चलता है, तो करंट भी आपकी चलता है किधर से, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो होल आपके प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन आपके माइनस से प्लस, और करंट आपके प्लस से माइनस की तरफ। ठीक, अब थोड़ा सा देखिए, जो आपका धात्विक चालक है इसमें तो एक धारा किसके कारण फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण। एक नाम सुने होंगे बीजेटी, बीजेटी को बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। अगर हम फेट की बात कर दें, फेट को बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेट में जो आपके धारा का प्रवाह होता है या तो होल की वजह से होगा या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। फेट में जो धारा का प्रवाह होता है या तो होल की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, और बीजेटी में जो धारा का प्रवाह होता है वह किसके कारण, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है, इसीलिए इसको बाईपोलर कहते हैं। तो बीजेटी आपकी बाईपोलर डिवाइस है और फेट आपकी क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक, यूनिपोलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है या तो होल के कारण या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका थोड़ा से होल। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि जो आपके से इंट्रांजिस्टिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक में होल की और इलेक्ट्रॉन, तो होल और इलेक्ट्रॉन आपके बराबर होते हैं इंट्रांजिस्टिक में। एक्सट्रांजिस्टिक अशुद्ध अर्धचालक में और होल और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत चुंबक किससे बना होता है। तो पहला ऑप्शन आपका है सॉफ्ट आयरन, दूसरा है स्टील कोर, तीसरा है सॉफ्ट आयरन जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही हो, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा 3 नंबर, ऑप्शन 3 आपका सही है। देखिए इसमें क्यों सही है, पहली बात तो ये आपका विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक का मतलब धारा कहीं ना कहीं इसमें जरूर होगा। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो विद्युत चुंबक का, तो जैसे सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा, यह आपका एक चुंबक तो है, और ये आप
सॉफ्ट मैग्नेट के अंतर्गत आता है, या इसको हम टेम्पोररी मैग्नेट भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। अब इसमें जैसे क्या है, एक सॉफ्ट आयरन, यही आपका सॉफ्ट आयरन है। इसी सॉफ्ट आयरन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, जब धारा प्रवाहित कराएंगे तभी तो यह आपका सॉफ्ट आयरन विद्युत चुंबक बनता है। जब तक इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित कराएंगे यह सॉफ्ट आयरन विद्युत चुंबक नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि सॉफ्ट आयरन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। अब जैसे जब हम डीसी सप्लाई प्रवाहित कराते हैं तो डीसी सप्लाई से जो मैग्नेट बनाएंगे वह आपका मान के चलिए कि एक प्रकार से परमानेंट मैग्नेट बनता है। परमानेंट का मतलब होता है कि इसकी जो पोलैरिटी होती है नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी हमेशा फिक्स होती है। लेकिन अगर हम यही चीज़ एसी सप्लाई देके मैग्नेट बनाएंगे तो इसकी पोलैरिटी हमारी फिक्स नहीं होगी। एक बार नॉर्थ बनेगा, फिर साउथ, फिर अब यही जो नॉर्थ होगा यही साउथ हो जाएगा, फिर यही मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ठीक, और यही आपका एक रीज़न और आपको बता दे रहे हैं। जैसे बैटरी चार्जिंग, आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी की जो चार्जिंग होती है वह आप डीसी से चार्ज करते हैं। क्यों जी डीसी से चार्ज करते हैं? क्योंकि जो आपकी प्लेट है हमेशा प्लस माइनस उसकी पोलैरिटी फिक्स होती है। अगर आप बैटरी को एसी से चार्ज करते हैं तो एसी से चार्ज करने में जो आपकी प्लेट की पोलैरिटी है, कभी वही प्लेट प्लस काम करेगी तो कभी वही प्लेट माइनस, मतलब हमेशा प्लेट की पोलैरिटी हर आधे साइकिल में चेंज होती रहती है। जिसके कारण आप एसी से चार्ज करते हैं तो आपकी प्लेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और जितना चार्ज होता है उतना डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन आपका, इसको हम नरम लोहा बोलते हैं, स्टील कोर। ठीक, ये आपका स्टील कोर है। तो अगर हम अस्थाई चुंबक की बात करें तो यह आपका स्टील से जो मैग्नेट बनाया जाता है वो आपका अस्थाई होता है। अस्थाई होने का मतलब इसको एक बार हम मैग्नेटाइज कर देते हैं तो बार बार या फिर दोबारा जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। लेकिन जो सॉफ्ट आयरन है इसको एक बार हम चुंबक तो बनाएं, जब तक विद्युत देंगे तब तक चुंबक रहेगा। जैसे ही हम विद्युत को हटा लेंगे सप्लाई को, तुरंत यह डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। यदि धारा क्लॉक की घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो ध्रुव के नज़दीक इसकी ध्रुवता क्या होती है? देखिए हम एक आपको पहला इसमें ऑप्शन है साउथ पोल, कोई पोलैरिटी नहीं, नॉर्थ पोल, बोथ पोलैरिटी। इसका बताइए ऑप्शन क्या सही होगा? ये धारा क्लॉक की विपरीत, घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो। धारा कहाँ किधर प्रवाहित हो रही हो? घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में। तो घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में जब प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा इसमें कंडीशन? देखिए इसमें कंडीशन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, नॉर्थ पोल। पोलैरिटी उसकी क्या होगी? नॉर्थ पोल। अब हम आपको बता दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो ज़बरदस्त, जो कि आप अगर इसको सीख गए तो फिर कभी भूल ही नहीं सकते। एक आप बनाइए यस, ठीक, और एक बनाइए यन। देखिए जो यस में हमारी जो एरो दिखा रही है यही आपकी करंट की डायरेक्शन है। यही क्या है? करंट की डायरेक्शन। नॉर्थ में भी एरो यही क्या दिखा रहा है? करंट की डायरेक्शन। ठीक, अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं जो आपकी नॉर्थ में धारा फ्लो हो रही है वो आपकी ऐसे हो रही है। ऐसे होने का मतलब है घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में। तो घड़ी के सुइयों की अगर धारा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो आपका क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ पोल। और अगर धारा घड़ी के सुइयों की दिशा में, जैसे जो ये धारा आपका देख रहे हैं आई, ये घड़ी के सुइयों की दिशा में प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे जो पोलैरिटी बनेगी वो क्या बनेगी? साउथ बनती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 4 के बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। पाँच नंबर क्वेश्चन में देखिए जब तापमान बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब तापमान बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन, पहला क्या है? फिक्स्ड रहता है, घटता है, बढ़ता है, नहीं, कोई नहीं। तो इसमें है कि चालक कंडक्टर, जैसे मान लीजिए कंडक्टर आपका कहाँ पर है? एल्युमिनियम है,
अगर इसका हम टेम्परेचर ताप बढ़ाएंगे तो बताइए कि इसका रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ताप बढ़ रहा है तो क्या इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो आप विकल्प देखिए। विकल्प इसमें सही क्या है, बढ़ता है। बढ़ता है। जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। देखिए कंडक्टर 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 में आपके अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, कंडक्टर में प्रॉपर्टी मिलती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है। ठीक। और अगर हम यही इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर में क्या है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। ठीक। अब यहीं पे हम सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक, इसमें दोनों होता है, इसमें बढ़ता भी है घटता भी है। देखिए आपको बताया गया है अगर नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 भी मान सकते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के पहले यही आपका सेमीकंडक्टर किसकी भांति व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यही किसकी भांति काम करेगा, कंडक्टर की भांति काम करता है। ठीक। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी मिलती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ेगा, टेम्परेचर मतलब कि इंसुलेटर और कंडक्टर की दोनों प्रॉपर्टी मिलेगी, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा भी घटेगा भी। दूसरा, अब आपके माइंड में आता होगा कि इस ऐसा क्या कौन सा हम मटेरियल चुने जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े। तो मैंगानीज का नाम सुने होंगे। मैंगानीज एक ऐसा मटेरियल जिससे हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं। मैंगानीज का टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होती है, अर्थात मैंगानीज ऐसा मटेरियल है इससे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। अर्थात मैंगानीज का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर इसका बढ़ता है तो इसके रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंगानीज होता है, मैंगानीज अगर मटेरियल है और इसका अगर हम रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम मानक प्रतिरोध किससे बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किससे बनाया जाता है, मैंगानीज से बनाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है, हाँ अच्छा एक चीज़ और बता दे रहे हैं। अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात आ रही है तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिस मटेरियल का टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मान जितना कम होगा उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसके बाद आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा है कि हम पेन को राइट से पकड़े हैं, कर्सर को चला रहे हैं लेफ्ट से, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर में आपका है क्या, आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट, तो आरएलसी सीरीज सर्किट में अनुनाद में धारा की कंडीशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आरएलसी सीरीज सर्किट में धारा की स्थिति क्या बतानी है आपको। धारा की स्थिति, धारा ज़्यादा होगी कि कम होगी कि बहुत कम होगी या कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम। दूसरा आपका कम, बहुत कम या कोई नहीं। तो क्या इसमें होगा आपका, चलिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें होगा कि पहला ऑप्शन सही होगा, धारा इसमें क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब धारा मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि पहले तो आरएलसी सीरीज सर्किट थोड़ा सा आप जान लीजिए, यह आपका आर है, यह आपका एल है, यह आपका सी है। इसको हम कनेक्ट करते हैं आर एल सी। ठीक।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुनाद की कंडीशन में पूछा जा रहा है, अनुनाद की रेजोनेंस की कंडीशन में Z बराबर आपका R हो जाता है। जो इम्पीडेंस का मान होता है वो आपके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि इम्पीडेंस आपका रेजोनेंस तब आता है जब एक्सएल बराबर XC हो जाता है। एक्सएल बराबर XC होने का मतलब है, इसका फार्मूला होता है ना, Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर। तो एक्सएल बराबर XC बराबर 0 हो जाता है। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो Z बराबर R हो जाता है। अब Z मतलब इम्पीडेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, सीरीज सर्किट और रेजोनेंस कंडीशन में Z का मान क्या है, यह आपका मान है मिनिमम। भाई Z बराबर R ही होता है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस का मान क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। अब जब इम्पीडेंस का मान मिनिमम होगा तो करंट का मान क्या होगा, भाई इम्पीडेंस का मान जब मिनिमम हो जाएगा तो करंट का मान मैक्सिमम। इसीलिए क्या है, आपका ऑप्शन 1 सही है। ठीक, सीरीज सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है, विद्युत धारा का मान मैक्सिमम होगा और इम्पीडेंस का मान मिनिमम होता है। अगर इम्पीडेंस का मान पूछे तो डायरेक्ट आप Z बराबर R बता सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट इसी में एक अगर पैरेलल की बात की जाए, सीरीज RLC पैरेलल सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये आपका पैरेलल सर्किट है। अब पैरेलल सर्किट में अगर इसमें पूछता है कि धारा का मान क्या होगा, तो पैरेलल सर्किट में धारा का मान I आपके क्या हो जाएगा, मिनिमम। अनुनाद की कंडीशन और RLC पैरेलल सर्किट, इस कंडीशन में धारा का मान मिनिमम और Z इम्पीडेंस का मान मैक्सिमम होता है। ठीक, और इसमें जो Z का मान मिलता है, पैरेलल सर्किट में जो Z का मान मिलता है रेजोनेंस कंडीशन में, Z बराबर L/RC, और इसको हम इसका नाम है डायनेमिक इम्पीडेंस। डायनेमिक इम्पीडेंस, इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इम्पीडेंस। तो आपके RLC पैरेलल सर्किट अनुनाद की कंडीशन में विद्युत धारा का मान क्या मिलेगा, मिनिमम या न्यूनतम मिलेगा, और इम्पीडेंस का मान अधिकतम मिलता है। पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर आपका cos phi 1 मिलता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसके बाद नेक्स्ट 6, 7, जब कोई सोर्स लोड को अधिकतम शक्ति दे रहा है तो परिपथ की इफिशियंसी क्या होगी। पहला आपका है ऑप्शन 50% हमेशा, दूसरा आपका है 75%, तीसरा आपका है 100% और चौथा ऑप्शन है 50% से कम। तो बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन आपका होगा 1 नंबर है, 50%। 50% हमेशा 50% होगी। जब अब इसको थोड़ा सा समझिए, जब कोई सोर्स यह आपका मान लीजिए एक लोड है और यहाँ से एक कनेक्ट किए हैं हम, एक जनरेटर यही है। यह जनरेटर इस लोड को अधिकतम पावर कब देगा, पहले तो कंडीशन आप जान लीजिए कि अधिकतम पावर कब देता है, जब आपके आरजी का मतलब जनरेटर का रेजिस्टेंस और RL लोड का रेजिस्टेंस दोनों, इसको ऐसे भी बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जनरेटर का जो रेजिस्टेंस है और लोड का रेजिस्टेंस, अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर होता है तो इस कंडीशन में जनरेटर लोड को क्या देगा, अधिकतम पावर देता है। और इस समय जो इफिशियंसी सर्किट की इफिशियंसी जो होगी वो आपके 50% होगी, ना 50 से ज़्यादा ना 50 से कम। तो यह मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की एक थ्योरी है कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर रहा है उसमें स्रोत की जो इफिशियंसी होगी सर्किट में वह कितनी होगी, 50% होती है। ठीक, और अगर हम मैक्सिमम पावर Pmax कितना मैक्सिमम पावर वह ट्रांसफ़र कर रहा है इसको पता करना चाहें तो V²/4R, P=V²/4R से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा स्रोत अर्थात जो जनरेटर था वह हमारे लोड को कितना पावर अधिकतम दे रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। तो इसकी इफिशियंसी हमेशा 50 होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अनुनाद फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR से कम फ्रीक्वेंसी
मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर सीरीज सर्किट कैसा व्यवहार करेगी? इंडक्टिव सर्किट की तरह, कैपेसिटिव सर्किट की तरह या बोथ? तो देखिए यहाँ पे आपको सीरीज सर्किट, जब आरएलसी सीरीज सर्किट होता है, आरएलसी आपके सीरीज में होता है, ठीक, और यहाँ पे अनुनाद की कंडीशन होती है। अनुनाद की कंडीशन कब होती है भाई? जब आपका एक्सएल बराबर एक्ससी होता है तो आपकी सर्किट में क्या पैदा हो जाता है? अनुनाद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? आर एल सी, ठीक। अनुनाद की कंडीशन है तो यह आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है या सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंस या अनुनाद की फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ आर। तो इसकी तीन कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है एफ आर बराबर एफ, मतलब अनुनाद की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, और एक आपका होता है एफ आर ग्रेटर दैन एफ, और एक होता है एफ ग्रेटर दैन एफ आर, ठीक। तीन कंडीशन, एक कंडीशन एफ आर बराबर एफ, एक कंडीशन एफ आर ग्रेटर दैन एफ, और एक कंडीशन एफ ग्रेटर दैन एफ आर। यहाँ पे कौन सी कंडीशन पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे आपकी कंडीशन पूछ रहा है तीसरी, इसी कंडीशन की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आपके एफ आर की वैल्यू मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सप्लाई फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो इस समय जो आपका सर्किट वर्क करता है एज ए कैपेसिटिव, एज ए कैसा वर्क करेगा? कैपेसिटिव, ठीक। कब? जब अनुनाद की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति से ज़्यादा होगी। अब आपके माइंड में आता होगा कि सप्लाई आवृत्ति अगर अनुनाद की आवृत्ति से ज़्यादा होगा तो क्या व्यवहार करेगा? इस समय आपका सर्किट व्यवहार करेगा इंडक्टिव, ठीक। और एफ आर बराबर एफ मतलब अनुनाद की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के बराबर होगी, तो इस समय आपका सर्किट कैसा व्यवहार करेगा? इस समय सर्किट आपका व्यवहार करेगा इन प्योर रजिस्टिव, ठीक। तो यहाँ पे एफ आर बराबर एफ, अर्थात अब आपको क्या मिलेगा? पावर फैक्टर का मान, ठीक। यहाँ पे एफ आर बराबर एफ, अर्थात इसका मतलब पावर फैक्टर का मान यूनिटी या इकाई, और एफ आर ग्रेटर दैन एफ, यहाँ पे पावर फैक्टर आपको कैसा मिलेगा? तो यहाँ पे पावर फैक्टर आपका देख रहे हैं ना, कैपेसिटिव, और एफ ग्रेटर दैन एफ आर, तो यहाँ पे पावर फैक्टर आपका कैसा मिलेगा? इंडक्टिव, ठीक। इसके बाद ये तो सीरीज की बात हो गई। यहीं पे पैरेलल अगर रेजोनेंस कंडीशन पूछता और सर्किट पूछता कैसा व्यवहार करता है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होता? देखिए, अगर पैरेलल की बात होती तो इस प्रकार से ये आपका होता, ठीक। पैरेलल है, ये आपका कैपेसिटर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? एफ बराबर एफ आर, ये आपका रजिस्टिव सर्किट, एफ आर ग्रेटर दैन एफ, यहाँ पे अब आपका उल्टा हो जाता है इंडक्टिव सर्किट। पैरेलल की बात है, एफ ग्रेटर दैन एफ आर, अब आपका कैपेसिटिव सर्किट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर में है कि शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है? तो शुद्ध अर्धचालक में देखिए, पहला केवल इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, दोनों सही है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। क्यों? क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन की शुद्ध अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अगर अशुद्ध अर्धचालक की बात होता तो अशुद्ध अर्धचालक आपके दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, और इसमें आपके होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती। अगर इसमें पी टाइप की बात करता तो होल की संख्या आपके होल ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, और इसमें होता है इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होल, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ब्रेक टेस्ट। डीसी मशीन में ब्रेक टेस्ट किसके अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, तीसरा आपका है 1 2 दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें देखिए डीसी मशीन का जो ब्रेक टेस्ट है वह ब्रेक टेस्ट आपका डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार के टेस्ट को स्मॉल साइज के मोटर के लिए करते हैं, लार्ज साइज की मशीन के लिए इस प्रकार का टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।